हाय फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने टू फेज मेथड से किसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, और उस लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम भी सोल्व की थी जो आपकी फर्स्ट केस के ऊपर डिपेंड थी, जिसमें हमारी जो गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसका नो फिजिबल सॉल्यूशन आया था। तो आज के इस लेक्चर में हम जो सेकंड और थर्ड जो पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, और एक बार हम दोबारा से इन 3 पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास प्रॉब्लम है साथ मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 माइनस x2, 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 2 और x2 लेस देन इक्वल टू 4, वेयर x1 x2 आर नो नेगेटिव वेरिएबल्स। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैंने आपको सबसे पहला स्टेप होता है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन फॉर्म का है तो उसको मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना, और जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना। तो इस प्रॉब्लम में पहले ही हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन फॉर्म का है, तो इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि साथियों ये आपकी कंस्ट्रेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की है, तो इसके अंदर हम सरप्लस वेरिएबल को ऐड करेंगे, और इस दो कंस्ट्रेंट्स के अंदर हम स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे। एक वीडियो और साथियों मैं अपलोड करूंगा जिसमें जो सिंपलेक्स मेथड के अंदर जितने भी की पॉइंट्स हैं जो हमें समझने होते हैं उनसे रिलेटेड मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा। आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स हैं सिंपलेक्स मेथड से रिलेटेड उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि सबसे पहला डाउट तो यही होता है कि हमें जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो कब ऐड करना है और कब हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड नहीं करना। अभी तो इस प्रॉब्लम को हम टू फेज मेथड से सोल्व करते हैं। जैसा कि आपकी ये कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की है, तो इसमें हमने सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट किया, और ये आपकी दो कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप की, तो इन्होंने इन दो कंस्ट्रेंट्स में हमने s2 और s3 सेलेक्ट वेरिएबल को ऐड कर दिया, और साथ के साथ हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी ऐड कर लिया। इस बात को समझते हैं साथियों, अगर मैं इसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड नहीं करता और अगर आप इन कंस्ट्रेंट्स के कोरस्पोंडिंग अगर आप सिंपलेक्स टेबल की अगर बॉडी बनाओ तो आप चेक कर लो कि क्या मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओबडेन हो रही है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओबडेन हो जाती है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओबडेन नहीं होती तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर देंगे। जरूरी नहीं होता साथियों कि हमें हर बार किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड ही करना पड़े। ऐसी भी आपकी कंस्ट्रेंट्स होती हैं जो इक्वेशन टाइप की होती हैं, इक्वलिटी टाइप की होती हैं, लेकिन हमें उनमें आर्टिफिशियल ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका डिसाइड करना कि आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है या नहीं करना, इसको आप डिसाइड कर सकते हो सिंपलेक्स टेबल की बॉडी बनाकर। रफ में आप एक बार सिंपलेक्स टेबल की बॉडी बनाकर देख लो। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं बनती तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम आपके डिसीजन वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग भी बन सकते हैं। जैसे अगर आपका यहाँ पर x2 वेरिएबल है इस इक्वेशन के अंदर, और इन दो कंस्ट्रेंट्स के अंदर अगर x2 होता ही नहीं, तो जब आप इसके कोरस्पोंडिंग टेबल बनाते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सही पर बन जाती। तो इस बात का मतलब इसके अंदर हमें a1 आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने की जरूरत नहीं थी। तो साथियों चलो अब इस प्रॉब्लम को हम टू फेज मेथड से सोल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप था कि सारे की सारी कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना, और आर्टिफिशियल अगर ऐड होते हैं तो वो ऐड कर देना। अब फेज 1 के ऊपर हम मूव करते हैं। फेज 1 के अंदर जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया है, फेज 1 के अंदर जो कि आपका सेकंड स्टेप है, इस स्टेप में हम सबसे पहले एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? आर्टिफिशियल वेरिएबल को छोड़कर जितने भी वेरिएबल हैं सभी के कोफिशिएंट 0 बना देंगे, और आर्टिफिशियल वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम -1 से मल्टीप्लाई करके नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना देंगे। जैसा कि इस प्रॉब्लम के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल केवल a1 ही आया है, तो इसलिए आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट -1 है वो a1 ही है, और सभी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो कितना है साथियों? 0। तो इस टेबल को बनाना तो हम सिंपलेक्स मेथड में सब सीख के आ चुके हैं। जैसा कि
बेसिक वेरिएबल वाला कॉलम भी हमें ध्यान से देखना होता है। बेसिक वेरिएबल में मैंने A1 S2 S3 लिखे हैं। सबसे पहले S2 या S3 या A1 इस ऑर्डर में नहीं लिखा, ऑर्डर में ही लिखे हैं। इस बात को जानते हैं कि ये ऑर्डर में क्यों लिखे हैं। सबसे पहले जब आप टेबल बनाते हो तो हम हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास 3 इक्वेशन है और नंबर ऑफ वेरिएबल 6 हैं, तो किन्हीं ना किन्हीं 3 वेरिएबल्स की वैल्यू को हमें 0 अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने x1, x2 और s1 इनकी वैल्यू को 0 अगर अज्यूम करें तो a1 की वैल्यू आ जाती है 2, s2 की वैल्यू आ जाती है 2 और s3 की वैल्यू आ जाती है साथियों 4। तो a1 के कोरोस्पोंडिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम बनता है, तो इसलिए बेसिक वेरिएबल सबसे ऊपर a1 आएगा। सिमिलरली S2 के कोरोस्पोंडिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है, तो आपका S2 सेकंड नंबर के ऊपर होगा और ऐसे ही आपका थर्ड। जैसा कि नए ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हमारे A1 का कोफिशिएंट -1 है, तो ये कॉलम आपका कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल और S2 और S3 का कोफिशिएंट 0 है। वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल अभी हमने x1, x2, s1 की वैल्यू को 0 अज्यूम करके A1, S2, S3 की वैल्यू निकाली, जो कि आई आपकी 2, 2 और 4, और हमने इस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसके बाद साथियों हमें ZJ निकालते हैं। ZJ हम CB वाले कॉलम की इन कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इस कॉलम की x1 वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो और ये दो कंपोनेंट तो आपके 0 हैं, तो -1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई होके -2, सिमिलरली -1, 1, -1, 0, -1। ZJ कैलकुलेट होने के बाद हम नेट इवेल्युएशन कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करते हैं, इसको हम डेल्टा J बोलने लग रहे हैं, और कई बुक्स में CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करते हैं। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, केवल साइन के ऊपर ही डिफरेंस आता है। तो डेल्टा J कैलकुलेट करते हैं साथियों। -2 -0 -2, -1 -0 -1। सिमिलरली ये आपके कंपोनेंट डेल्टा J के कैलकुलेट होके आ गए यहाँ पर। अब जैसा कि हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाते हैं, अभी हमारे पास डेल्टा 1, डेल्टा 2 और ये आपका डेल्टा 6 ये नेगेटिव है, तो अभी हमारा जो सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है फेज 1 के अंदर वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं हुआ है। तो हम मोस्ट नेगेटिव क्वांटिटी को चूज करते हैं। यहाँ पर आपकी मोस्ट नेगेटिव क्वांटिटी -2 है और -2 के कोरोस्पोंडिंग जो आपका वेरिएबल है वो x1 है। इस बात का मतलब हम जब नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे उसके अंदर हमारा x1 इनकमिंग वेरिएबल होगा। ये हमारा की कॉलम बन चुका है। की कॉलम के बाद हमारा आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा होगा वो डिसाइड करने के लिए हम मिनिमम रेशो वाला कॉलम बनाते हैं। अब मिनिमम रेशो वाले कॉलम में XB/X1, क्योंकि जो की कॉलम होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। XB है आपका वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल, तो जब आप 2/2 1, 2/1 2 और 4/0 इसको हम कैलकुलेट ही नहीं करते, तो इनमें जो मिनिमम रेशो कैलकुलेट होके आई है साथियों वो आई है 1, और वो है आपकी किसके कोरस्पोंडिंग, A1 के कोरस्पोंडिंग। इस बात का मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल जो A1 है हमारा वो अब नॉन बेसिक बनने जा रहा है, वो हमारा आउटगोइंग वेरिएबल है, और इस सिचुएशन में हमारा जो की एलिमेंट है वो 2 है। तो नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में हम इस 2 को 1 बनाएंगे, और इस 1 बनाने के बाद इस 2 को 1 बनाने के लिए हम XB के बाद की सारी जो रो के एलिमेंट है सभी को 2 से डिवाइड दे देते हैं। इस वाले के ऊपर हम रो ऑपरेशन नहीं लगाते साथियों, CB कॉलम के ऊपर रो ऑपरेशन नहीं लगाते, रो ऑपरेशन लगाते हैं हम XB के बाद के सभी कंपोनेंट्स के ऊपर। तो ये हमारा की एलिमेंट है। की एलिमेंट को हम 1 बनाते हैं, और की एलिमेंट से अगर कोई नीचे एलिमेंट हो या ऊपर एलिमेंट हो तो उस की एलिमेंट की हेल्प से हम उसको 0 बनाते हैं। तो नेक्स्ट टेबल की ऊपर अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट टेबल की तरफ अप्रोच किया साथियों, तो जैसा कि A1 हमारा आउटगोइंग वेरिएबल बन चुका है और x1 आपका इनकमिंग वेरिएबल है, और सारे की सारी टेबल एज इट इज है। इनके कोफिशिएंट हमारा जो कि नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया था उसके अंदर x1 का कोफिशिएंट 0 है, s2 का कोफिशिएंट 0 है, s3 का कोफिशिएंट 0 है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि की एलिमेंट वाली रो को हमने 2 से डिवाइड दिया, तो आपकी जो ये फर्स्ट रो है नेक्स्ट इटरेशन की, ये फर्स्ट रो कैलकुलेट हो गया आगे साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि की एलिमेंट की हेल्प से हम नीचे 0 बनाएंगे, तो ये 0 बना दिए। ये 0 कैसे बन सकते थे कि R2 में चेंज करते हैं हम R2 - R1, और थर्ड में तो पहले ही 0 है, तो इसको हम इसके ऊपर कोई भी रो ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी तक साथियों हमारी फेज 1 ही चल रही है, क्योंकि फेज 1 ही हमें
डिसाइड करके बताती है कि आपकी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर फिजिबल सॉल्यूशन होता है तो हम फेज 2 की तरफ अप्रोच करते हैं। वो प्रॉब्लम जिसमें फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो अब साथियों हम फिर से ZJ कैलकुलेट करते हैं। ZJ कैलकुलेट किया क्योंकि आपका CB वाला जो कॉलम है वो सारा का सारा जीरो है, तो आपके ZJ सारे के सारे जीरो कैलकुलेट हो गया जाएंगे और जब हम नेट इवैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो सारे नेट इवैल्यूएशन आपके ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गए। इसका मतलब फेज 1 के अंदर जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोरस्पोंडिंग सिंप्लेक्स टेबल बनाई थी वो हमारी ऑप्टिमलिटी को अटेन कर चुकी है। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स बताए थे, तो इसमें आपका ये थर्ड पॉइंट के कोरस्पोंडिंग आपका ये क्वेश्चन था, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल तो कोई भी आपका ऑप्टिमम बेसिस के अंदर नहीं आया है। तो इस बात का मतलब a1 की वैल्यू 0, तो आपका मैक्सिमम z स्टार की वैल्यू कितनी होगी साथियों? 0। तो ना तो कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल आया और आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0 है। इस बात का मतलब हम फेज 2 की तरफ अप्रोच करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फेज 2 की तरफ अप्रोच दो ही सिचुएशन में करेंगे हम। एक तो जब आप मेन तो यही है कि मैक्सिमम z स्टार की वैल्यू 0 आ जाए, और मैक्सिमम z स्टार की वैल्यू 0 तभी आ सकती है जब या तो आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की वैल्यू 0 है अगर वो बेसिक वेरिएबल बने हुए हैं तो या फिर अगर वो बेसिक वेरिएबल नहीं बने हुए तो भी उस केस में भी आपके मैक्सिमम z की जो वैल्यू हो क्या हो सकती है साथियों? 0। और मैंने आपको ये पहले लेक्चर में बता के आ चुका हूं कि मैक्सिमम z स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला तो केस पॉसिबल ही नहीं है। कोई साथी ये भी सोच सकता है जैसा कि ये आपका कि अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर अगर दो आर्टिफिशियल वेरिएबल आते हैं तो एक पॉजिटिव वैल्यू को अटेन कर ले, एक नेगेटिव वैल्यू को अटेन कर ले, तब भी आपका ये वैल्यू आपकी जो है वो 0 आ सकती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है साथियों। एक वैल्यू पॉजिटिव को अटेन करे, एक नेगेटिव को अटेन करे कि लेकिन दोनों तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ही हैं, दोनों तो आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेंगे। तो ये सिचुएशन हो ही नहीं सकती साथियों। तो जो 3 पॉसिबिलिटी थी, 3 पॉसिबिलिटी में से मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी के कोरस्पोंडिंग एक न्यूमेरिकल आपको लास्ट लेक्चर में सोल्व करके दिखा दिया। थर्ड पॉसिबिलिटी के कोरस्पोंडिंग मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास जो क्वेश्चन है जिस प्रॉब्लम में आपके मैक्सिमम z स्टार की वैल्यू 0 है और आपका बेसिस के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आया है। एक पॉसिबिलिटी जो सेकंड है उसको भी देख लेते हैं। अभी मैक्सिमम z स्टार 0 तभी आ सकता था कि अगर आपके बेसिस के अंदर अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आता तो यहां पर उसकी वैल्यू 0 होती, तभी भी तो हमारे मैक्सिमम z स्टार की वैल्यू जो है साथियों वो 0 हो सकती थी। तो उस सिचुएशन में भी हम हमारी फेज 2 की तरफ अप्रोच करेंगे। तो यहां तक तो था साथियों हमारा फेज फर्स्ट का स्टेप थर्ड, कि हमने स्टेप फर्स्ट में हमारी प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में कन्वर्ट किया, स्टेप सेकंड में हमने नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने के साथ साथ सिंप्लेक्स टेबल को सोल्व किया, और स्टेप थर्ड के अंदर हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाया फेज 1 के ऊपर, और स्टेप थर्ड ने ही हमें डिसाइड करके बताया कि हमें फेज 2 की तरफ अप्रोच करना है या नहीं करना। स्टेप फोर्थ में क्योंकि हम फेज 2 की तरफ अप्रोच कर चुके हैं, स्टेप फोर्थ साथियों तभी आएगा जब हम फेज 2 की तरफ अप्रोच कर चुके होंगे। तो स्टेप फोर्थ के अंदर हम नया जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था अब उसको कंसीडर करेंगे। ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा साथियों 3x1 - x2, और जितने भी वेरिएबल्स आए हैं उन सभी के कोफिशिएंट को हम 0 से मल्टीप्लाई करके हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं। एक बात और फेज 2 की तरफ अप्रोच करते वक्त जो हमें याद रखनी है कि अगर आपका कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक वेरिएबल नहीं बना है, जैसा कि इस प्रॉब्लम के अंदर a1 आपका बेसिक वेरिएबल नहीं था, तो हम a1 को हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर इंक्लूड ही नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन अगर a1 हमारा बेसिस के अंदर बेसिक वेरिएबल बनता तो हम उसको इंक्लूड कर लेते, और इंक्लूड करते तो भी हम अगर बाय चांस अगर इस यहां पर a1 आ जाता और a1 की वैल्यू यहां पर 0 होती तो हम a1 को 0 कोफिशिएंट के साथ ही इंक्लूड करते। मेन जो बात है कि आपके जो 0 जो कोफिशिएंट असाइन होंगे वो जितने भी आपके स्लैक, सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल के कोफिशिएंट को ही असाइन होंगे। आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा। अब जैसा कि फेज 2 की तरफ हमें अप्रोच करना है तो फेज 2 में हमें सिंप्लेक्स टेबल बनानी होगी, और सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए हमें बेसिक वेरिएबल का पता होना चाहिए। बेसिक वेरिएबल जो हमें फेज 1 से जो ऑब्टेन हुए हैं साथियों वही हमारे
फेज 2 के अंदर बेसिक वेरिएबल होंगे। तो फेज 2 के अंदर जो बेसिक वेरिएबल होंगे साथियों वो क्या कौन कौन से होंगे, x1, s2 और s3। CB वाला कॉलम हमारी फेज 2 के अंदर चेंज हो गया, क्योंकि CB तो आपका शो करता है कि बेसिक वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, लेकिन अब तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो चुका है। इस वाले केस में तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा जिसके अंदर सारे की सारे कोफिशिएंट को हमने जीरो वैल्यू असाइन की थी, इसलिए जो फेज 1 के अंदर हमें जो सिंप्लेक्स टेबल ऑब्टेन हुई है वो बिल्कुल एज इट इज ही आपको फेज 2 के अंदर बनानी है। चेंज कहां पर आएगा, एक तो जो ये ऊपर सीजे जो हम कोफिशिएंट लिखते हैं, एक तो यहां पर चेंज आएगा, और एक ये सीबी वाला कॉलम, और सारा का सारा बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको फेज 2 को स्टार्ट करते वक्त बताया कि A1 आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा फेज 1 से एलिमिनेट हो चुका है। तो जैसा कि मैंने यहां पर A1 के कोरस्पोंडिंग ये कॉलम बना दिया था, तो साथियों आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपकी ये कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक ना हो। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका फेज 1 के अंदर एलिमिनेट हो चुका है उसको हम फेज 2 के अंदर इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो उसके कोरस्पोंडिंग कॉलम बनाते वक्त आपको इस चीज का काफी ध्यान से ये कॉलम को इस चीज का ध्यान रखना है। तो जैसा कि हमने फिर से ये सिंप्लेक्स टेबल बना ली है, और इस सिंप्लेक्स टेबल को हम सिंप्लेक्स मेथड से ही सोल्व करेंगे। अब हमारा टू फेज मेथड का कोई भी यूज नहीं है, जैसा कि सिंप्लेक्स मेथड हमने सीखा है। अब सारा का सारा वही काम है फेज 2 के अंदर कि हमारा जो फर्स्ट जो ऊपर सीजे वाला सारे की सारे नंबर हैं वो चेंज हो गए, वो हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोरस्पोंडिंग आ चुके हैं, और सीबी वाला कॉलम और सारी की सारी वैल्यू बिल्कुल एज इट इज वही है। जैसे देख लो XB 114 था, X1, ये सारी की सारी बॉडी जो हमें फेज 1 के अंदर ऑब्टेन हुई थी लास्ट इटरेशन पे, वो बिल्कुल एज इट इज है। अब हमें ZJ दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि CB कॉलम हमारा चेंज हो चुका है और CB कॉलम के ऊपर ही हमारा ZJ कैलकुलेट होता है। तो अब दोबारा से हम ZJ को कैलकुलेट करते हैं, और ZJ के बाद हम डेल्टा J को कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आएगी वो S1 के कोरस्पोंडिंग आएंगे। इस बात का मतलब अब S1 हमारा इनकमिंग वेरिएबल है। आउटगोइंग वेरिएबल डिसाइड करने के लिए हम फिर से मिनिमम रेशो वाले कॉलम का यूज करेंगे, और मिनिमम रेशो के कोरस्पोंडिंग हम XB को S1 कॉलम से डिवाइड देंगे। तो अब जब आप XB को S1 वाले कॉलम, ये तो नेगेटिव क्वांटिटी, इसको कैलकुलेट ही नहीं किया, इसको 1/1/2 आपका 2 आ गया, और ये 0 इसको, तो मिनिमम रेशो जो आ रही है वो S2 के कोरस्पोंडिंग है। इसका मतलब आपका S2 आउटगोइंग वेरिएबल है। तो नेक्स्ट इटरेशन के अंदर S2 की जगह S1 आ चुका है, और आपका जो बेसिक वेरिएबल अब है X1, S1 और S3। और फिर से हम वही जो सिंप्लेक्स मेथड में काम करते आए हैं, हमारा जो की एलिमेंट होगा वो होगा साथियों ये 1/2, और की एलिमेंट को हम 1 बना लेंगे, और 1 की हेल्प से रो ऑपरेशन लगाकर हम ऊपर और नीचे 0 बना देंगे। और फिर से हम ZJ और डेल्टा J कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारे सारे के सारे डेल्टा J ग्रेटर देन 0 आ चुके हैं। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाते ही हमारे जो प्रॉब्लम है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो चुका है। अब हमें डिसाइड करना है कि जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया है, यानी कि X1 की वैल्यू 2, S1 और S3 तो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया है, क्या वो हमारा डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है या नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके जो डिसीजन वेरिएबल थे वो थे आपके X1 और X2, और यहाँ पर आपके जो बेसिक वेरिएबल है वो है X1, S1 और S3, और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो XB कॉलम के अंदर 0 नहीं है। तो इसका मतलब जो हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है वो आपका नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है। हम X1 की वैल्यू 2 और X2 क्योंकि आपका बेसिक वेरिएबल है नहीं, तो जैसा कि सिंप्लेक्स मेथड में मैंने आपको बताया था, जो बेसिक वेरिएबल नहीं होता उसकी वैल्यू 0 होती है। हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट होगी आगे साथियों 6। उम्मीद है साथियों आपको टू फेज मेथड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रॉब्लम में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम टाइप करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।